तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो मैंने एक पार्ट बनाया था जो लास्टली मैंने अपलोड किया है, उसमें मैंने आपको एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई के बीच में डिफरेंस बताया था। क्लियर? आज अब जो मैं बनाने जा रहा हूं वो है मेरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, यानी कम होना एक तरीके से, ठीक है ना। जबकि एक्सटेंशन का मतलब क्या था? एक्सटेंशन का मतलब वहां पे विस्तार था, है ना, फैलना, बढ़ना। तो एक्सटेंशन मतलब विस्तार, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना यानी कम होना, इंक्रीज मतलब वहां पे जो इंक्रीज पड़ता है मतलब वृद्धि, और डिक्रीज मतलब कमी। क्लियर हो गया? चलो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज के बीच में डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस डिफरेंस को। ठीक है बच्चा, मैंने वही 5 पॉइंट बिल्कुल लगभग उसी के जैसे ही लिखे हैं। तो 5 पॉइंट तो ये हो गए, प्लस एक डायग्राम। मैंने कहा था डायग्राम बनाना यानी कर्व बनाना इसका जरूरी है। जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो दिखाना जरूरी होता है, इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है? तो उसी पैटर्न में पढ़ने वाले हैं जैसा हमने पहले वाला पढ़ा था। सबसे पहले मीनिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो इट रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये तो यहां भी लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी दोनों केस में क्वांटिटी सप्लाई आपकी कम होने वाली है। मगर ड्यू टू ये होता है डिक्रीज इन ओन प्राइस, यानी ये प्राइस के, यानी ओन मतलब उसी, अगर मैं इस गुड्स की बात कर रहा हूं, इसकी अगर सप्लाई की बात कर रहा हूं तो प्राइस भी इसी के देखने हैं। ठीक है? मैं अगर मान लो कि मेरे पास कोई बुक है, ठीक है, मैं उसकी सप्लाई की बात कर रहा हूं तो मैं उसी के ही प्राइस देखूंगा, दूसरी बुक के प्राइस ही देखूंगा। समझ गया? तो ओन मतलब उसी की बात कर रहा है। तो उसने बोला यहां पे आपकी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कमोडिटी के खुद के प्राइस गिर जाते हैं, इसलिए अगर सप्लाई भी गिर जाती है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था। लॉ ऑफ सप्लाई जो है आपको पता भी होगा कि प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होती है? कम हो जाती है। डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? प्राइस के कम होने पर सप्लाई भी अगर कम हो जाती है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। बट यहां पे लिखा है व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट, यानी यहां पे प्राइस में चेंज आएगा ही नहीं बेटा। ये अदर फैक्टर के कारण देखने को मिलेगा, प्राइस के कारण नहीं मिलेगा। ठीक है? प्राइस के कारण तो ये वाला होता है। दूसरा पॉइंट, प्राइस की अगर हम बात करें, लिखा हुआ है इट इज ड्यू टू फॉल इन प्राइस, यानी प्राइस को गिरने के कारण ही, प्राइस के गिरने के कारण ही कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। जबकि जो ये डिक्रीज इन सप्लाई है, यहां पे प्राइस आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा, प्राइस में चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहां पे अदर फैक्टर्स क्या रहता है बेटा? रिमेनिंग कांस्टेंट। यहां पे अदर फैक्टर में चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि या तो प्राइस में चेंज आ रहा है, तो जहां प्राइस में चेंज आएगा वहां अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी वो कांस्टेंट रहेंगे, उनमें चेंज नहीं आएगा। बट यहां पे प्राइस कांस्टेंट है, इसका मतलब अदर फैक्टर में चेंज आएगा। तो लिखा इट इज ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर, यानी जो अदर फैक्टर है उनमें अनफेवरेबल, यानी आपके फेवर में नहीं, आपके अगेंस्ट है वो। जैसे गवर्नमेंट ने आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिए, आपको सब्सिडी तो देती नहीं गवर्नमेंट, आर्थिक सहायता इसे कहते हैं। ठीक है? जब बहुत ज्यादा टैक्स लगा दे, सब्सिडी आपको नहीं मिल रही है, तो ऐसे केस में ना आपको ना प्रॉफिट तो होने वाला है नहीं। तो प्रॉफिट नहीं होगा तो सप्लाई भी आप क्या करोगे उस केस में? कम करोगे। ठीक है? या आपके पास पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स एंड ऑल है, वो सब आपके पास क्या पुरानी है। तो पुरानी है तो आपको पता है, जैसे पुरानी बाइक आपने देखी होगी, वो ज्यादा तेल पीती है, कम चलती है। तो वही सीन है, अगर पुरानी मशीनें, पुरानी चीजें होगी तो वहां पे जो है ना कॉस्ट ज्यादा आती है। कॉस्ट ज्यादा आएगी तो प्रॉफिट आपका कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगा। तो आपके अनफेवर है, नहीं आपके फेवर में नहीं है चीजें, है ना। नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में बहुत कम है, तो फर्म्स ही कम है तो सप्लाई भी क्या होगी? कम होगी। तो बहुत सारे पॉइंट्स है वैसे तो अनफेवरेबल चेंजेस की बात कर रहा है। सोन की अगर हम बात करें, इट इज सोन बाय डाउनवर्ड मूवमेंट। जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं प्लीज आप भी करिए। डाउनवर्ड मूवमेंट होता है यहाँ पे। क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट। अभी मैं ग्राफ में दिखाता हूं आपको कैसे दिखेगा। डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है ऑन द सेम सप्लाई कर्व, यानी यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट होने वाला है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलने वाला है कि इट इज सोन बाय शिफ्ट। यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिलने वाला है इन द सप्लाई कर्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये राइट टू लेफ्ट है, जबकि जो इंक्रीज होता था ना वो क्या होता था? लेफ्ट टू राइट होता था, इसका ठीक उल्टा। ठीक है? इसको हम बैकवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड शिफ्ट। क्योंकि इंक्रीज वाला फॉरवर्ड शिफ्ट था, ये बैकवर्ड यानी पीछे की ओर आ जाएगा, यानी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर आएगा। ठीक है ना? तो यहां पे समझ में आगे 4 पॉइंट क्लियर होते हैं आपके। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, चारों के चारों ध्यान से सुनना। पहला मीनिंग में मैंने बोला यहां पे क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होती है, यहां पे भी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होती है, बट यहां पे डिक्रीज होती है प्राइस के कारण, यानी प्राइस फॉल होगा, सप्लाई भी फॉल होगी। तो वो वाला केस है। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे प्राइस फॉल होने वाला है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होने वाला है। अगर अदर फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे प्राइस फॉल हो रहा था, इसलिए अदर फैक्टर क्या रहेंगे? रिमेनिंग कांस्टेंट पड़ जाएंगे। ठीक है ना? यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, इसका मतलब अदर फैक्टर में चेंज आएगा, वो भी कौन सा चेंज? अनफेवरेबल चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको बैकवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्लियर हो गया?
जो अजम्पशन वाला पॉइंट है बेटा वो इसी से फिर दोबारा मिलता जुलता है, ठीक है। वो तो खाली डिफरेंस बढ़ाने के वाला एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि ज्यादा चाहिए होता तो लिख देते हैं। तो आप लिख सकते हो अजम्पशन में, देखो वो लिखा हुआ है, इट इज स्टडीड ऑन द अजम्पशन दैट, ये इस अजम्पशन पे पढ़ा जाता है कि अदर जो डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स मतलब होता है अदर फैक्टर्स, जो अदर फैक्टर है सप्लाई के वो क्या होंगे, रिमेन कांस्टेंट होंगे। तो सप्लाई के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिमेनिंग कांस्टेंट होते हैं। अदर क्यों बोला, क्योंकि अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी अपने प्राइस को छोड़ के, कि भाई प्राइस में तो चेंज आएगा ना, है ना। तो उसने बोला ये पढ़ा जाता है इस अजम्पशन पे कि जो अदर डिटर्मिनेंट्स है किसके, सप्लाई के, ठीक है, किसको छोड़ के, अदर देन ओन प्राइस, नहीं अपने प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स होंगे सारे कांस्टेंट होंगे। प्राइस को क्यों छोड़ के, क्योंकि प्राइस में तो फॉल आ रहा है ना, इसमें चेंज आ रहा है इसमें, क्योंकि ठीक है। आगे ये इट इज स्टडीड ऑन द अजम्पशन दैट ओन प्राइस, यानी खुद का जो प्राइस होगा ना कमोडिटी का वो कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ ओन प्राइस ना, इसका मतलब अगर मैं चाय और कॉफी की बात कर रहा हूं और मैं चाय उगाता हूं तो कॉफी के प्राइस की बात करूंगा तो क्या वो ओन होगा, नहीं वो ओन नहीं होगा। बट अगर मैं चाय उगाता हूं तो मैं चाय की प्राइस की बात करूंगा ना, तो ओन मतलब खुद का। तो जो खुद का जो प्राइस होगा रिमेनिंग कांस्टेंट होता है यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ तक, फटाफट से नोट डाउन करो, मैं इसी में आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूं बेटा फिर, ठीक है। मैं नीचे का पोर्शन थोड़ा मिटा देता हूं, थोड़ा मिटा रहा हूं, ठीक है। इतना काफी होगा मेरे लिए। जिन्होंने उतारा नहीं है वो स्क्रीन बैक करके थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर दोबारा उतार लो, पहले रोक लो वीडियो को, वहां पे आप देख लो, उतार लो उसे अच्छे से, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। देखिए फटाफट से, छोटा सा ही बनाते हैं, बहुत है काफी। y हो गया 0x, y 0x, यहाँ आपके प्राइस आ जाएगा यानी p, यहाँ क्वांटिटी आ जाएगा यानी q, ऐसे यहाँ भी प्राइस आ जाएगा p और क्वांटिटी आ जाएगा q। यहाँ तक क्लियर है। पहले इसको बना लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं एक सप्लाई कर्व खींचूंगा इस तरह से, ये मेरा सप्लाई कर्व है, SS मैंने लिख दिया, SS मतलब सप्लाई कर्व की बात कर रहा है। एक प्राइस ले लेते हैं कोई सा भी, सपोज कर मैंने प्राइस लिया और ये क्वांटिटी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आपको, मेरे को प्राइस डिक्रीज करना है, नहीं प्राइस को फॉल करना है ना इस केस में। तो प्राइस फॉल करके देख लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे P1 मान लेता हूं उसे मैं, ये मैंने प्राइस फॉल किया तो आपने देखा मैंने प्राइस जब फॉल किया तो क्वांटिटी भी पीछे आ गई, यानी वो भी फॉल हो गई, पीछे तरफ घटती है ना, क्योंकि याद देखो 0 1 2 3 4 यानी आगे की तरफ बढ़ेगी, पीछे घटेगा, तो पीछे चला गया। और ध्यान से अगर देखा हम इस पॉइंट को तो ये इस वाले पॉइंट से ये यहां पहुंच गया, इसका मतलब ये मूवमेंट कौन सी है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। इससे पहले वाले जो जब हम एक्सपेंशन पढ़ते हैं या एक्सटेंशन पढ़ते हैं उसमें कौन सी मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पे डाउनवर्ड की प्राइस फॉल हो रहा है तो वो भी फॉल हो जाएगा, तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है बेटा, ये डाउनवर्ड मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब बात करते हैं इस वाले की, तो इसमें कैसे बनेगा। सबसे पहले एक सप्लाई कर्व खींच लेते हैं, सपोज करो सप्लाई कर्व आपका प्राइस ले लेते हैं एक, ये क्यू हो गया। अब आपने पढ़ा था इसमें प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में चेंज कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो प्राइस में चेंज नहीं करना है, सप्लाई कम करके दिखानी है। तो सप्लाई कम, देखो इधर देखो 0 1 2 3 4 क्वांटिटी बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी तो पीछे की तरफ कम होगी, तो पीछे लेके आते हैं सप्लाई करो इस बार। सपोज करो ये सप्लाई कर रहा आपका, आप स्केल का यूज करना प्लीज। S1 लिख देता हूं मैं ऐसे, यहां कट किया, Q1 हो गया, ये बैक आ गया, ये पीछे की तरफ आ गया। क्लियर हो गया। अब इस चीज को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये इससे इधर की तरफ आ रहा है, यानी ये कौन सा हैंड है मेरा, ये मेरा आपका राइट, मेरा राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट हैंड पीछे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो यही था बेटा, इसको बैकवर्ड बोलते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। अगर आगे की तरफ सप्लाई कर गया तो जैसे इंक्रीज में जाता है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट, ये बैकवर्ड शिफ्ट है। क्लियर। यहाँ पे देखो ये जो नीचे की तरफ आ रहा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। इससे पहले जो मैंने एक्सपेंशन पढ़ाया हुआ एक वीडियो में पढ़ाया हुआ, आप चाहे तो वो भी देख सकते हो, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई पढ़ाता है, उसमें आगे ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस बढ़ेगा तो ऊपर ही जाएगा ना, तो उसको कहते हैं अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ जाता हो, ठीक है। ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड है, ठीक है, ये डाउनवर्ड चल रहा है। क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो डिफरेंस को मैं यहीं पे खत्म कर लेता हूँ, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ ही गया होगा जहाँ तक है। मिलते हैं एक नई डिफरेंस में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।